कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी में आपका है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी में आप लोगों का है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। लाइए ब्लू वाला कहाँ है, चलिए ब्लू वाला भी आ गया। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं निर्वात में होता है प्रकाश की चाल वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछेगा सर्वाधिक किस में होता है, तो सर्वाधिक निर्वात में ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिएगा ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका होता है जल में। ये किस में होता है, जल में होता है। ये आपका होता है जल में। उसके बाद 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका होता है कांच में। ये किस में होता है, कांच में होता है। और उसके बाद 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका किस में होता है, तो ये आपका आता है नाइलॉन में। ये किस में आता है, नाइलॉन या रॉक साल्ट। नाइलॉन या रॉक साल्ट में इतना चला आता है। इसके अलावा भी एक बच जाता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तो तारपीन का तेल में आ जाता है, तारपीन का तेल में आ जाता है यानी कि 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना को माध्यम आप याद रख सकते हैं, इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक, तो देखिएगा ये पूरा को आप लोगों को एक बार सीरीज में लिख देते हैं और आप लोग इसको आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। सबसे अधिक होता है निर्वात में। सबसे अधिक पूछेगा निर्वात में, तो सबसे अधिक निर्वात में कितना होता है, ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में सबसे अधिक होता है। उसके बाद हवा, देखिए हवा में भी इतना ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का आता है क्या कहते हैं जल में। जल में कितना आता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना आपका होता है जल में। उसके बाद आता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तो तारपीन का तेल में आपका चला आता है क्या कहते हैं 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका आता है कांच। क्या आता है, कांच। कांच में आता है क्या कहते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका होता है कांच में। उसके बाद नाइलॉन या रॉक साल्ट, तो नाइलॉन में होता है क्या कहते हैं 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे ऊपर में जो निर्वात वाला है सबसे अधिक बार आप लोगों से पूछा गया। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन वहाँ पर। ठीक, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, PDF आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के बताते हैं। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या बोले तो आर का मान देना है 20 सेंटीमीटर। आर का मान देना है 20 सेंटीमीटर। तो एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ का मान कितना हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। और यहाँ जो बिंदु रहता है ये आपका हो जाता है पी फॉर पोल होता है, जिसको ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब देखिएगा यहाँ एक बिंदु रहता है जिससे ये प्रधान अक्ष होता हुआ गुजरता है, इस बिंदु को कहते हैं सी का मतलब क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र। और इसके बीच में रहता है एफ का मतलब क्या हो जाता है, मुख्य फोकस। देखिए वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है आर। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। ये मुख्य फोकस से ये ध्रुव की दूरी ये आपका कहलाता है फोकस दूरी, बोले तो छोटकी एफ। क्या कहलाता है, छोटकी एफ। अब देखिए ये एफ जो है ना, ये पी और सी का मध्य बिंदु है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाता है, बराबर। तो यहाँ से यहाँ एफ हुआ तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि आर बराबर हो जाएगा 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। आर बराबर 2f हो जाएगा, या एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। एफ बराबर हो जाएगा
r/2। तो r का मान देना है 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर हो जाएगा r/2। r/2 बोले तो 20/2 कट जाएगा क्या बेरी में, 10 बेरी में, तो 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। क्या करना है, 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक, यदि आप लोगों से कहेगा क्या r का मान 40 है, तो f का मान कितना हो जाएगा, सीधे 40 का आधा कर दीजिए, कट के निकल जाएगा 20। कितना निकल जाएगा, 20। ठीक, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो रहेगा उसका आधा कर देंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगा, f का मान निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन में आप लोगों का है कहता है किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग, देखिए तो हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हेडलाइट में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण। देखिए दर्पण का उपयोग आप लोगों को याद करवा देते हैं, जीवन भर आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, अवतल दर्पण होता है और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखिए पहले आप लोगों को बताते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग मात्र 2 जगह किया जाता है। नंबर 1 सबसे पहले करते हैं साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण। काहे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, इसलिए ठीक उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर में। उसके बाद 2 नंबर में करते हैं रोड लाइट के मतलब रोड लाइट जो होता है उसके ऊपर परावर्तक सतह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 जगह साइड मिरर में और रोड लाइट में उत्तल दर्पण, बाकी कुछ भी आवे सब जगह लगाना है अवतल दर्पण। आप लोगों से पूछेगा दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हजामत बनाने में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। सैलून में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद क्या कहते हैं पूछेगा टॉर्च बनाने में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद पूछेगा आँख, कान, नाक, दांत, गला का डॉक्टर, आँख, कान, नाक और बाद गला का डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग रोगी को देखने में किया जाता है, अवतल दर्पण। पूछेगा सौर कुकर में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। पूछेगा ये सौर कुकर को सोलर कुकर भी कहते हैं, सोलर कुकर में कौन दर्पण, अवतल दर्पण। पूछेगा क्या कहते हैं सौर भट्टी में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। उसके बाद पूछेगा आप लोगों से क्या कहते हैं सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, तो अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। ये 2 जगह छोड़ करके बाकी कुछ आवे मार दीजिएगा अवतल, समझ गए। 2 जगह छोड़ के कुछ आवे मार दीजिएगा अवतल। चलिए और बाद 4 नंबर का क्वेश्चन में सुनिए। कहता है मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है, तो चालक के सामने जो रहता है साइड में लगल, जिसको कहते हैं साइड मिरर, तो साइड मिरर के रूप में रहता है उत्तल दर्पण। अब देखिए आप लोगों से क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाएगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों। काहे कि उसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण बड़का गाड़ी का भी छोटा प्रतिबिंब बनता है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ही क्या होता है, सुविधा होता है। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। बोले तो आर का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो एफ निकालने के लिए क्या कर देंगे, r/2 कर देंगे तो 40/2, ये आपका कट जाएगा 20 बेरी में, 20 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। आइए आप लोगों को तीनों दर्पण में एक के साथ निपट लेते हैं, ठीक। चलिए समतल दर्पण देखिए, कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी में कभी आभासी और कभी वास्तविक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइएगा पहले देख लेते हैं। इधर समतल दर्पण है आपका, समतल दर्पण। उसके बाद क्या होता है, उत्तल दर्पण। उसके बाद क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। देखिए समतल में प्रतिबिंब बने से हमेशा काल्पनिक, कैसा बनेगा, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, बोले तो समान आकार का। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि अब ये उत्तल में कैसे बनता है, उत्तल में भी काल्पनिक बनता है, हमेशा काल्पनिक। और काल्पनिक कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है सीधा, लेकिन वस्तु से की बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये देखिएगा अवतल में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनेगा। अवतल में काल्पनिको बनेगा और वास्तविको बनेगा, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा।
अवतल में क्या बनेगा, काल्पनिक वास्तविक दोनों बनेगा। देखिए काल्पनिक रहेगा तो सीधा, काल्पनिक रहेगा तो सीधा, अब वास्तविक रहेगा तो उल्टा, तो सीधो बनेगा उल्टो बनेगा। उसके बाद इसमें देखिएगा इसमें क्या क्या बनता है, छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, फिर बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। छोटा बड़ा और बराबर किस में बनता है, अवतल दर्पण में। ठीक, समतल में कैसा बनता है, समतल में हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल में काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अवतल में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनेगा, सीधा उल्टा दोनों बनेगा, बड़ा छोटा या बराबर सब प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा किसमें, अवतल दर्पण में। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब होता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो आप लोगों को बनता है अवतल दर्पण में। समझ गए, अवतल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं 7 नंबर का क्वेश्चन में आपका कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए 8 नंबर, सर्च लाइट और सौर भट्टी। सर्च लाइट और सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण का आवर्धन। चलिए समतल दर्पण का आवर्धन देखिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 होता है और 1 मतलब 1 प्लस में होता है। देखिए प्लस का मतलब क्या हुआ, आवर्धन जो होता है यानी कि जिसका आवर्धन प्लस में रहेगा तो प्लस ये बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक। 1 का मतलब वही हुआ कि जितना साइज का वस्तु है वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। जैसे मान लीजिए रहेगा +2, इसका मतलब क्या हुआ कि काल्पनिक बनेगा लेकिन दुगुना साइज में बनेगा, और डबल बनेगा। क्या बनेगा, डबल। +3, प्लस का मतलब कि वह काल्पनिक बनेगा लेकिन क्या गुना बनेगा, 3 गुना बनेगा। और समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है +1। तो इस क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, ये क्या बताता है, तो यही बताता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनता है और वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। ठीक चलिए इतना को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, 2 नियम कौन कौन सा है, सही से ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करते हैं और समझिए आराम से। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, तो ये आपका समतल दर्पण है। ये आपका क्या है, ये आपका समतल दर्पण है। ये देखिए मान लीजिए कोई किरण है यहाँ दर्पण पर पड़ रहा है, दर्पण पर आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये आपका हो गया आपतित, ये आपका हो गया आपतित किरण, बोले तो इंसिडेंट रे। जैसे ही दर्पण पर यहाँ पड़ेगा टकरा करके इधर भाग जाएगा, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यहाँ से एक अभिलंब खींच देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे, एक क्या करेंगे, अभिलंब खींच देंगे। उसके बाद देखिएगा जैसे मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये ओ हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या करते हैं, पी कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, पी कर देते हैं। देखिएगा ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, और ये ओ पी कहिए या पी ओ कहिए, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और देखिएगा यहाँ जो कोण बनता है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको कि आई से दिखाते हैं, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको कि आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। आई का मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल और आर से मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, इंसिडेंट एंगल का मतलब होता है आपतन कोण और रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब होता है परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, देखिए पहला नियम कहता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई का मतलब हुआ आपतन कोण और कोण आर का मतलब हुआ परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए दूसरा का नियम क्या कहता है, दूसरा का नियम कहता है कि ये किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ होता है, एक ही जगह में होता है। तो शायद इसको किताबी भाषा में बताते हैं, आपको परीक्षा में लिखना कैसे है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए या अभिलंब तीनों कहाँ होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, यहाँ से देखिएगा प्रकाश इस पर आ रहा है, पेज पर पड़ रहा है और पेज से निकल भी रहा है, और ये अभिलंब जो है ये कहाँ आ रहा है, पेजे पर आ रहा है। तो तीनों एक जगह ना रहा है, तो तीनों के तल में है, तीनों एक तल में, तीनों कहाँ एक ही तल में। यानी कि आपतित किरण,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों कहाँ होता है, एक ही तल में होता है। तो आप प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आइए आप लोगों को बताते हैं किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण देखिए, अभिसारी दर्पण कहेगा तो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण कहेगा। किसको कहते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश को गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस पर जा करके मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक, यदि आपसे पूछे अपसारी दर्पण इसको क्या कहते हैं, मतलब ये उत्तल को कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। लेकिन लेंस में उल्टा हो जाएगा, लेंस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि आप लोगों से पूछे अभिसारी लेंस पूछे तो उल्टा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। लेकिन अपसारी यदि कहे अपसारी लेंस, कहिए आप लोगों से अपसारी लेंस, तब क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस कहे तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। सबको सोरिया के देख लीजिए। अभिसारी दर्पण कहे तो अवतल, अपसारी दर्पण कहे तो उत्तल, अभिसारी लेंस कहे तो उत्तल लेंस, अपसारी लेंस कहे तो अवतल लेंस। ठीक, ये सब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन में आप लोगों का है, कहता है यदि दो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताए होंगे कि दो गो दर्पण है, यदि जब थीटा कोण पर रखल जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या बताए थे, प्रतिबिंब की संख्या आप लोगों को बताए थे 360 डिग्री बटा में थीटा, या ऐसे बताए थे 360 डिग्री बटा थीटा माइनस में क्या करना है 1। और ये भी बताए थे कि प्रतिबिंब जब भी बनता है तो विषम संख्या में बनता है। किस में बनता है, विषम संख्या। आइए आप लोगों से क्वेश्चन में कैसे दे देगा। आप लोगों से कह दिया जाएगा कि दो समतल दर्पण है, क्या डिग्री पर रखल है, 90 डिग्री पर रखल है। कहेगा दो समतल दर्पण परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, यानी कि 90 डिग्री में है। तो लगाइए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री अब बटा में 90, 9 कम 9, 9 चौके 36 और 4 बेरी में कट जाएगा। तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा विषम में, सम में आवे 1 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा -1, यानी कि 3 गो प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि 90 डिग्री के कोण पर 2 गो समतल दर्पण को रखेंगे तो टोटल 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि आप लोगों से कहेगा 60 डिग्री के कोण पर है तब क्या को बनेगा, तो वही काम करना है 360 डिग्री बटा में करना है 60, ये 60 कम 60, ये 6 बारी में चल जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या को बनेगा, 6 निकला है सम ने, 1 घटा दीजिए विषम, तो आपका क्या बनेगा प्रतिबिंब 5 को बनेगा। क्या को बनेगा, 5 को बनेगा। यदि आप लोगों को कहेगा कि 45 डिग्री पर है, 2 गो समतल दर्पण है 45 डिग्री के कोण पर है, तो क्या को प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री बटा में 45, ये आपका क्या बारी में कट जाएगा, ये आपका क्या बारी में कट जाएगा, थोड़ा देख लीजिए क्या बारी में कट जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा 8 बेरी में, क्या कट जाएगा 8 बेरी में, 8 को बनेगा नहीं, 8 में से घटा दीजिए, 7 गो प्रतिबिंब बनेगा। क्या को बनेगा, 7 गो प्रतिबिंब बन जाएगा, 7 गो प्रतिबिंब बन जाएगा, 7 गो प्रतिबिंब बन जाएगा। यदि आप लोगों से कह दिया जाएगा कि 30 डिग्री के कोण पर है 2 गो समतल दर्पण और 30 डिग्री के कोण पर है, तब क्या गो प्रतिबिंब बनेगा, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री बटा में 30 डिग्री, तो ये आपका गया क्या बारी में, 3 कम 3 और 2 12 3 36, यानी कि 12 बारी में कटेगा। तो 12 को नहीं बनेगा तो ये आपका बनेगा क्या गो, 11 को बन जाएगा। क्या को बन जाएगा, 11 को बन जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, कहेगा 120 डिग्री पर रहेगा तब कितना, 180 पर रहेगा तब कितना, थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं। यदि आप लोगों से कह दिया जाएगा कि 2 समतल दर्पण परस्पर 120 डिग्री के कोण पर हो तब क्या बनेगा, ये बन जाएगा 360 बटा में की हो जाएगा 120, आपका कट जाएगा 3 बेरी में, प्रतिबिंब क्या बनेगा, 3 गो बनेगा। 120 डिग्री के कोण पर रहेगा तो क्या बनेगा, 3 गो। यदि आप लोगों से कह दिया जाएगा कि 180 डिग्री के कोण पर है तब कितना हो जाएगा,
तब आपका हो जाएगा 360 डिग्री बटा में 180 डिग्री, कट जाएगा क्या बेरी में, 2 बेरी में, तो 2 में से घटाएंगे 1 तो प्रतिबिंब बनेगा क्या गो एगो बनेगा। अधिक कह दिया जाएगा समांतर रखल है, क्या रखल है, समांतर। कह देगा कि 2 समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर रखे हो, एक दूसरे के समांतर रखे हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आप कभी कभी सैलून में जाकर के इसका ट्राई कर सकते हैं, ठीक। जब 2 समतल दर्पण मतलब एक दूसरे के पैरेलल रहता है, समांतर रहता है, तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत बन जाती है। लेकिन सबसे चमकीला प्रतिबिंब जो होता है वो 2 नंबर का प्रतिबिंब होता है, ठीक। 2 नंबर का जो प्रतिबिंब होता है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, क्या नंबर का, 2 नंबर का। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को और करवाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कहा है, आप लोगों को बताते हैं, ठीक। 13 में देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर हो तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या 60 है ना, तो कीजिएगा 360 बटा 60, 6 बारी में कट जाएगा, घटा दीजिएगा 1, 5 को निकल जाएगा, ठीक। आगे कहता है हीरा का चमकना प्रकाश के कौन सी घटना पर आधारित है, हीरा का चमकना। देखिए हीरा का चमकना, ठीक, हीरा का चमकना या हीरा का चमकीला दिखाई देना, हीरा का चमकना या हीरा का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक आप लोगों से और पूछेगा कि पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला रे बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना। या पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु या प्रकाश तंतु, प्रकाशिक तंतु या प्रकाश तंतु जिसको कहते हैं, एक प्रकार का यंत्र होता है, ठीक, जिसके माध्यम से प्रकाश को भेजा जाता है, ठीक। तो ये तीनों को एकदम एडजस्ट कर लीजिए, हीरा का चमकीला दिखाई देना, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, या ऑप्टिकल फाइबर पूछेगा किस घटना पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतनों को बात ही आप लोगों को याद रखना है, 3 घटना, हीरा का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर कार्य कर, मतलब प्रकाश के किस घटना पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखिएगा हीरा से का क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है, हीरा, तो हीरा क्या है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का क्या है, अपरूप है, हीरा कार्बन का क्या है, अपरूप है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। पूछेगा हीरा का आवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का आवर्तनांक होता है 2.42, 2.42। सबसे अधिक आवर्तनांक हीरा का ही होता है, कितना होता है, तो 2.42 होता है, 2.42 होता है। देखिएगा कार्बन के बारे में थोड़ा सा चलते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप लोगों को घुमा देते हैं। कार्बन जो होता है, कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन जो है दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला क्या है, तत्व है। कार्बन जो है दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, सब कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे यार गिर गया, लाइए उसको। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कहता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर आप लोगों का होता है 1/f, P बराबर क्या होता है 1/f, P बराबर होता है 1/f। यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। एफ का मतलब फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी मीटर में रहेगा इसका मात्रक हो जाएगा m इनवर्स, यानी कि मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। इसी को क्या कहते हैं, डायोप्टर, इसी को कहते हैं डायोप्टर, इसी को क्या कहते हैं, डायोप्टर। तो पूछेगा लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक, डायोप्टर, डायोप्टर नहीं मिले तो मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। दोस्तों